गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। इसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो ईश्वरीय वंदना के रूप में है, अभी ना होगा मेरा अंत, हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर जो है लाख की चूड़ियाँ, वो भी हमने प्रारंभ कर दिया था। इसमें हम लेखक जनार्दन द्वारा लिखी गई कहानी लाख की चूड़ियों से संबंधित जो मुख्य पात्र हैं बदलू काका, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हमने पढ़ा था। बच्चों, जिस समय की ये कहानी है उस समय लाख इतना पवित्र माना जाता था कि लोग कांच की चूड़ियों को नहीं जानते थे। सुहाग के रूप में यदि कोई सुहागन पहनती थी तो वो लाख की चूड़ियाँ ही होती थी। उसमें छोटी बड़ी सुंदर सुंदर मोटे मोटे कड़े, हर प्रकार के चूड़े उसमें व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाते थे। तो बदलू काका जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और हर घर के उपवन में नव वधुओं की कलाइयाँ सजाते हैं, उनकी जुड़ी हुई जीवन के संघर्ष और कठोरतम परिश्रम का सुंदर चित्रण इस कहानी में हमने पढ़ा था। बच्चों, हम कहानी यहाँ तक पढ़ चुके थे कि बदलू काका से मिलने उनके गांव के एक परम मित्र के बेटे अक्सर आया करते हैं और उन्हीं की बुआ का एक लड़का जो लेखक खुद है, वो भी जब अपने मामा के घर जाता है तो वो भी बदलू काका से बड़ा प्रभावित होता है। बदलू काका उस बच्चे से इतने खुश हो जाते हैं कि धीरे धीरे उसकी प्रभावित छवि उन्हें मोहने लगती है और वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करने लगते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि बदलू काका उससे प्रभावित होकर लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं और वो गोलियां, जैसे हम कांच की गोली कंचे के साथ खेलते थे कभी बचपन में, वैसे ही बदलू काका उसे लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देते हैं और वह लेखक जनार्दन बचपन में उन लाख की गोलियों के साथ ही खेलता है। लाख की बनी इन गोलियों से लेखक को बहुत अच्छा लगता है और उससे ऐसा लगता है कि बचपन की ये याद उसके जीवन की अमिट छाप है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो बदलू काका हैं वो लगभग हर व्यक्ति जहाँ भी उनके घर में विवाह का आयोजन होता है तो अपने लाख के चूड़े उन्हें प्रदान करते हैं और बदले में उनसे धन नहीं लेते हैं बल्कि वस्तु विनिमय करते हैं। तो हमने बताया भी था कि वस्तु विनिमय क्या होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। तो वो किसी के लिए भी लाख के चूड़े और चूड़ियाँ जब तैयार करते हैं तो वह उनसे बदले में पैसे ना लेकर अनाज या कोई भी कपड़ा या कोई भी अन्य वस्तु जो उनके पास उपलब्ध हो उसी को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब किसी के घर में विवाह आदि बड़े स्तर पे संपन्न होता है और जब सभी के लिए लाख के चूड़े मांगे जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों के अलग से भी कुछ पैसे उनसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ तक ये कहानी पढ़ ली थी। आज हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहीं रुककर स्कूल खुलने तक के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ जाकर देखा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बच्चों, ये बता दिया गया था कि बदली का अर्थ होता है ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण। एक स्थान से दूसरी जगह पर किसी व्यक्ति का सरकारी विभाग में जो कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली कर देना यानी स्थानांतरण कर देना। एक लंबी अवधि तक मैंने अपने मामा के गांव में पैर न रखा। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि अब नहीं थी। मतलब लेखक काफ़ी समय बाद जब गांव पहुंचा तो उसने क्या देखा कि अब ना तो वो लाख की गोलियों के साथ खेलता है और ना ही गांव में उसने किसी औरत को लाख की चूड़ी पहने हुए देखा। उसे लगा कि कोई 1-2 स्त्रियां ही हैं जिन्होंने लाख की चूड़ियों को अपने कलाई में धारण कर रखा है।
अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। अब जब वो गांव में लेखक कितने समय बाद पहुंचा तो उसने क्या देखा कि स्त्रियां जो हैं वो लाख की चूड़ी की जगह कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। और ये देखकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये परिवर्तन इस गांव में कैसे हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस गांव में एक समय में 8-10 साल पहले लोग लाख की ही चूड़ियों को धारण करते थे, स्त्रियां अपने सौंदर्य में लाख को ही स्थान देती थी, वहीं आज स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां कैसे धारण कर रखी हैं। विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दी। तभी एक दिन सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई। अब वो अपने मामा के यहाँ जा गया हुआ है कि छोटी बच्ची जो है वो आंगन में फिसलकर गिर गई है। अब उस बच्ची ने हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। बात यह हुई कि बरसात में लड़की फिसलकर आंगन में गिर गई और हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, इसीलिए मैंने उसकी मरहम पट्टी कर दी। बच्चों, मरहम पट्टी का मतलब होता है कि जहाँ भी व्यक्ति के खून लग रहा है या घाव हो रहा है उस स्थान पर खून को साफ करके और फिर उस स्थान पर कोई दवा लगाकर पट्टी बांध देना, जिससे कि रक्त प्रवाह उस समय रुक जाए। तो इस तरह से लेखक ने अपने मामा की बच्ची जिसने हाथ में चूड़ी पहनी थी और चूड़ी टूटकर उसके हाथ में लगी और उस घाव को रोकने के लिए लेखक ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। अब निश्चित है कि लेखक की शक्ल तो 8-10 साल में बहुत बदल गई है, क्योंकि वो बच्चे से बड़ा हो गया है, लेकिन बदलू काका जो हैं वो बूढ़े हो चले हैं और बूढ़े होकर थक भी गए हैं कि गांव के लोग जो हैं उन्होंने किस तरह से लाख को त्याग कर कांच को धारण कर लिया है। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी तरफ नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब लेखक जो है वो परिचय दे रहा है, कह रहा है कि मैं आपसे लाख की गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव में आए, इधर आना नहीं हो सका। काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब लेखक जो है वो चारपाई पर बैठते बैठते बदलू काका से कह रहा है कि बहुत समय हुआ, मैं यहाँ नहीं आ पाया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब वो देख रहा है कि कहाँ है जहाँ लाख की चूड़ियाँ बनती थी, वो उसे वहाँ दिखाई ना दी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गाँव में कोई भी कांच का प्रचार ऐसे कर रहा है। कुछ देर वो चुप रहा और फिर बोला, मशीन का युग आ गया है ना लला। अब बच्चों, ये मशीन का युग ऐसा युग है जिसने बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी ही टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। अब यहाँ दमा क्यों कहा गया है बच्चों? दमा एक बीमारी है
जो अब जैसे जो अक्सर उस समय हो जाया करती थी, जो खांसी के रूप में प्रकट होती थी और लंबे समय तक जब खांसी स्थायी हो जाती थी तो उसे दमा या क्षय का नाम दिया जाता था। तो बच्चों इसमें जैसे शब्द आए अतीत, तो अतीत का मतलब है यहाँ बीते हुए दिन, बीते हुए दिन। फिर शब्द है स्मृति, तो स्मृति का मतलब है याददाश्त से, क्योंकि यहाँ वो याद करता है कि उसने उसे कब देखा था। नाजुक तो फिर होता ही है, उसे लगा कि कहीं बदलू काका को दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। कुछ समय तक लेखक उसकी बात चुपचाप सुनता रहा। उसके अंदर कोई बहुत बड़ी एक ऐसी व्यथा, व्यथा का मतलब है पीड़ा, एक ऐसी व्यथा छिपी हुई थी जिसको वो समझ नहीं पा रहा था। और ये पीड़ा बच्चों किससे संबंधित थी? ये पीड़ा उसके रोजगार से संबंधित थी, जिसमें वो बड़ी तृप्ति और शांति के साथ में लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जो अब बाजार में स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया था। आम की फसल अब की बार कैसी रही काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी खुश होकर। लहक कर का मतलब है खुश होते हुए, मतलब एक चीज़ ना सही कोई बात नहीं, दूसरी तो लहक कर का मतलब होता है खुश होकर। कि जैसे कोई प्रसन्न हो जाता है, किसी की बात सुनी और वो उसको ये बताना ही चाहता था और उसने पहले ही उसके मुंह की बात छीन ली। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला कि माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ तुमको। अब जो बदलू काका है, देखिए कितना गरीब है, और उसका गरीब का रोज़गार भी लोगों ने छीन लिया है। कांच ने स्थान से लाख का जो रोज़गार है वो छिन गया है, लेकिन उसका अतिथि सत्कार कहीं भी नहीं गया है। उसने उस लेखक का अतिथि सत्कार वैसे ही किया जैसे वो पहले किया करता था। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरी भलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। अब उसे ध्यान आया कि बचपन में जब वो यहाँ आता था तो वो मलाई भी खाता था, लेकिन मलाई का ध्यान आते ही लेखक को बदलू काका ने तुरंत ही कहा कि वो गाय तो उसने 2 साल पहले ही बेच दी। क्यों बेच दी? क्योंकि उसके पास उसे खिलाने पिलाने के लिए वो धन संपदा नहीं थी कि वो उसके चारे की व्यवस्था करे, इसलिए गाय उसने बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम मैं एक बार में, बखत का मतलब है एक वक्त में। अब ये ध्यान रखना है कि ये शब्द जो हैं ये देसी शब्द हैं। अब देसी शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो गांव से किसी स्थायी भाषा में चलन में आ जाते हैं। अब ये वक्त शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब है वक्त, यानी कि समय, कि वो एक बार में इससे चौगरे आम खा जाता था। रज्जो ने, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल ये पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंगुली से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया
तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा था जो जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया गया था और 10 आने मुझे देकर वो ये जोड़ा खरीदना चाहते थे। मैंने कहा शहर से ले आओ, क्योंकि इतने कम दाम में जो इतनी मेहनत से बनी हुई लाख की चूड़ियाँ हैं वो बदलू काका बेचना नहीं चाहते थे। क्योंकि बच्चों, कला तो वैसे बेची नहीं जाती, लेकिन मजबूरी ये है कि आज की दुनिया में कला को बेचकर ही इंसान अपना रोजगार कमाता है। बदलू काका का मानना था कि इस कला के बदले में कोई वस्तु ही ली जाए और घर चलाया जाए तो कहीं अच्छा, लेकिन ऐसी कला को बेचकर जो किसी के मजाक का पात्र बन जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा बच्चों कि यद्यपि वो लाख की चूड़ियाँ बनाना उसने छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी कला के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। यदि बदलू काका लाख की चूड़ियों को कम दामों में बेचते तो शायद लोग उनकी लाख की चूड़ियाँ खरीद लेते। लेकिन बच्चों, हम किसी की कला का इतना अपमान नहीं कर सकते कि वो दिन भर भट्टी पर बैठकर लाख को पिघलाकर लाख की चूड़ियाँ बनाए और हम उसे बहुत थोड़े से दाम से प्रसन्न करना चाहें। इसलिए ये बात कही गई है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि कांच की चूड़ियाँ जैसे झट से टूट जाती हैं वैसे ही उसका व्यक्तित्व भी टूट जाए। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये स्पष्ट करती है कि जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें अपने स्वाभिमान के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे बदलू काका ने लाख की चूड़ियाँ बनाना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कांच की चूड़ियों ने बाज़ार में अपना अधिकार जमा लिया और लोग उनसे लाख की चूड़ियाँ कम दामों में खरीदना चाहते थे। लेकिन वो बदलू काका जो अपनी कला से अपने जीवन को महकाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसकी कला इतने सस्ते दामों पे लोगों के लिए केवल उसकी कला एक उपहास का पात्र बनकर रह जाए। इसलिए कहीं अच्छा है कि जब आपकी कला का मान ना हो तो उस कला को आप अपने तक ही रखें। जीवन में हर व्यक्ति हर तरह से सुकून के साथ रह सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान यानी उसका स्वाभिमान समाप्त हो जाए तो वो इंसान अपने आप से आँख मिलाने के लायक भी नहीं रहता है। जैसे बदलू काका ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपनी कला के साथ समझौता नहीं किया, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये निश्चित है कि मशीनी युग में, इस साइंस के युग में जितनी तरक्की हुई है उतना ही लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, क्योंकि जहां 10 आदमी एक साथ काम करते थे वहां एक कंप्यूटर ने उनका स्थान ले लिया है। वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में यदि देखा जाए तो आज मशीनों से हमारे देश का युग बदल गया है, लेकिन हमारे देश के न जाने कितने ही लोग हैं जो इस मशीनी युग के प्रभाव से इतने प्रभावित हुए कि उनका सरल जीवन अब सरल नहीं रह गया है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अब इसके प्रश्नोत्तर। अब इसमें देखिए, जो कहानी से संबंधित है वो भी करेंगे और जो व्याकरण से संबंधित है वो भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि उसे बदलू काका के द्वारा बनाई गई लाख की गोलियां कांच के कंचों से भी कहीं अच्छी लगती थी और वो उन्हीं के साथ में खेलता था। बदलू काका के घर में लगा हुआ नीम का पेड़ उसे अच्छा लगता था और वहीं बदलू काका के बागीचे का आम खाना उसे प्रभावित करता था। दूसरा प्रश्न है कि बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था।
तो यहाँ आपको लिखना है बदलू को वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है? बच्चों, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान, अर्थात एक वस्तु देना और उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना। तो ये वस्तु विनिमय क्या है? वस्तुओं का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति ये है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, यदि वो कपड़े के व्यापारी को अपनी बनाई कोई चीज़ दे रहा है या अपने खेत का उपजाया हुआ कोई अन्न दे रहा है, तो वो उस कपड़े के व्यापारी से कपड़े प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि अन्य कोई व्यवसायी है और वो उसे अपने खेत का कोई अनाज दे रहा है, तो वो उससे उसी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। बच्चों, पहले पैसों से आदान प्रदान नहीं होता था, पहले वस्तु विनिमय की पद्धति ही होती थी। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने ये बात स्पष्ट की है कि जैसे जैसे मशीनों का विकास हुआ है, वैसे वैसे हमारे देश की गरीब जनता ने इस प्रकार से कष्टों को सहन किया है कि उनका रोजगार लगभग समाप्त हो गया है। जैसा कि इस पाठ में बताया गया कि लाख की चूड़ियों का स्थान बाजार में कांच की चूड़ियों ने ले लिया और कांच की चूड़ियाँ मशीनों से ही बनाई जाती हैं। तो मशीनी युग का मतलब है विज्ञान की तरक्की और नई मशीनों ने एक तरह से लाखों लोगों की कलाओं को समाप्त करके उन्हें बेरोजगार कर दिया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? अब बात यह है कि बदलू के मन में लाख के समाप्त हो जाने की एक ऐसी पीड़ा थी जो लेखक उसे देखते ही समझ गया। लेखक को ये बात उसकी शक्ल से साफ दिखाई दे रही थी कि बदलू काका के मन में ये पीड़ा है कि लोगों ने अब कांच की चूड़ियों को धारण करके मेरे लाख का अपमान कर दिया है। लेकिन उसे फिर भी इस प्रकार से अपने भाव को प्रकट किया कि जैसे कि लगे कि कांच की चूड़ियों में नवीनता है और लाख की चूड़ियों में नवीनता नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी व्यथा को छिपाने का प्रयास किया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? अब बच्चों, इसमें जैसे ऊपर मशीनी युग था वैसे ही ये आंसर है। आंसर लगभग सेम है, बस थोड़ा सा घुमा के लिखना है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह परिवर्तन आया कि मशीनी युग के मार्केट में उपलब्ध हो जाने से जो कांच की चूड़ियाँ बनकर तैयार हुई, तो स्त्रियों ने उन कांच की चूड़ियों की नवीनता को अधिक सराहना दी और इस प्रकार से गांव की स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी और बदलू काका का जो लाख का काम था वो लगभग हाथ से जाता रहा। बदलू काका के द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियों को अब गांव के लोग बहुत कम पैसों में या बहुत कम खाद्य सामग्री के बदले खरीदना चाहते थे, लेकिन बदलू काका को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी कला को अपने स्वाभिमान के साथ वहीं रोक दिया। अब है कहानी से आगे के प्रश्न। तो कहानी से जो आगे के प्रश्न हैं वो होते हैं कल्पनात्मक, मतलब आपने कहानी पढ़ी, अब जो प्रश्न हैं वो कहानी से भी आगे बनेंगे कि यदि ऐसा होता तो क्या होता और ऐसा नहीं होता तो क्या होता। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी हुई चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी। आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया होगा, तो आप उसके विषय में बताइए। अब बच्चों, आप जब भी बाज़ार जाते हैं तो आप कई प्रकार से आपने ऐसे उद्योग धंधे या इस प्रकार के जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं जिनको आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से कोई भी वस्तु जो आपने किसी को हाथ से बनाते हुए देखा हो और आपको लगा हो कि वो आपको प्रभावित करती है, तो उससे संबंधित आपको लिखना है। ये मेरा निजी अनुभव यहाँ नहीं चलेगा। यदि आपने किसी पंखे बनाने वाले परिवार को देखा है तो वो किस तरह से मेहनत से पंखे बनाता है, यदि आपने कोई ऐसा परिवार देखा है कि जो हाथ से विदेशी
जो कपड़े हैं या अपने इंडिया के जो कपड़े हैं उनमें जो जिस तरह की कारीगरी का काम करता है, यदि कोई हाथ से कशीदाकारी करता है तो इस तरह के जो भी काम आपको अच्छे लगे उससे संबंधित कोई छोटी सी घटना आपको लिखनी है। लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के लगभग 3-4 राज्यों में संपन्न होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद जो उत्तर प्रदेश का ही एक स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाख का काम होता है। अब इन्होंने पूछा है कि लाख से और कौन कौन सी चीज़ें बनती है। तो बच्चों आपको बता दूं, यदि आपने कभी जयपुर में आमेर या गोविंद देव जी के मंदिर या और कोई चित्तौड़ के साइड में जो आपके सांवरिया सेठ का मंदिर है, यदि वहाँ के आसपास में आपने मंदिरों को देखा है तो आपने देखा होगा कि लाख से कलम बनती है, लाख से आपके जो सजावटी सामान होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, लाख से आपके कई प्रकार के फूलदान बनते हैं जो मैंने देखे हैं। तो आप इसमें अपनी तरफ से जो आपका देखा हुआ अनुभव है वही लिखना है, ऐसे इसको करना अनिवार्य नहीं है। अब है अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आ जाने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करते हैं? तो बच्चों आप कैसे करते हैं, जैसे मैं कैसे करती हूँ वो सुनिए। जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए पानी लाते हैं, उसे सम्मान के साथ बिठाते हैं और उससे आदर सत्कार से उसे क्या चाहिए पूछते हैं। आने का कोई विशेष योजन प्रयोजन है तो उसे ज्ञात किया जाता है और इस प्रकार से उसके आतिथ्य सत्कार में किसी प्रकार की कमी ना रखते हुए उसे पूर्ण संतुष्ट करते हुए प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? ये सब आपके जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं। यदि मैं छुट्टियों में जाऊंगी तो मैं भी नानी के घर ही जाना पसंद करूंगी। यद्यपि अब नानी नहीं है तो निश्चित है कि हम तो यही कहेंगे कि मम्मी के घर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तो वही उसकी नानी का घर है। और वहाँ आपको जाना क्यों अच्छा लगता है कि लगभग 10 महीने की थकान 4 दिनों के अंदर उतर जाती है माँ बाप से मिलकर। चाहे आप कितने ही दूर रहें, चाहे कितने ही पास रहें, अपने व्यस्ततम जीवन से हम वहाँ उन्हें कुछ पल देते हैं तो वो खुशी के 4 दिन साल भर के लिए एक याद बन के आपकी स्मृति पटल पर उभरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप अपने आसपास से इस प्रकार की किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए कि बाजार में जो भी चीज़ें बिकती हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। बच्चों आपने यदि बाजार में किसी विशेष चीज़ को, कोई भी एक विशेष चीज़ आप उठा लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। यदि कुछ वर्ष पहले आपने वो चीज़ देखी है और आप कुछ वर्ष बाद देखेंगे तो निश्चित ही आपको उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पानी की बोतलें आज से कुछ समय पहले कुछ अलग रूप में होती थी। धीरे धीरे हर 3 महीने 4 महीने में जब हर साल हम गर्मियों में अपनी फ्रिज की बोतल्स बदलते हैं तो हम देखते हैं कि उन बोतल्स का शेप कुछ बदला हुआ सा दिखाई देता है। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखनी है जिनका स्वरूप कुछ समय में बदल जाता है। तो कोई सी भी चीज़ आप ऐसी देख सकते हैं जो आपको अपने दिमाग में लग रहा है कि ये चीज़ पर मुझे ध्यान ज़्यादा देना है, तो उसके बदले हुए स्वरूप पर आपको ध्यान देना है। अपने खान पान, रहन सहन, कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। अब यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है। बच्चों कहा जाता है परिवर्तन संसार का नियम है। अब परिवर्तन संसार का नियम है तो निश्चित ही हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते। बच्चों बदलाव तो समाज में समय के साथ आता ही है। अलग अलग संस्कृतियों में हमने अलग अलग सभ्यताओं के लोगों के साथ अपने देश पर अनेक आक्रमणों को झेला है। अलग अलग संस्कृतियों के लोगों ने यहाँ पर शासन किया है। कई प्रकार के लोग हैं जिनकी पद्धति आज भी उनके स्मृति के रूप में चल रही है। भले ही अंग्रेज यहाँ से चले गए हों, लेकिन उनकी सभ्यता आज भी हमारे देश में बहुत प्रभावी है। तो कहीं भी बदलाव जो है
उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए। लेकिन व्यक्ति इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि परिवर्तन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके मूल आधार को ही आप बदल दें। कभी भी परिवर्तन यदि किसी वस्तु के मूल आधार को बदल कर रख देता है तो ऐसा परिवर्तन समाज और संस्कृति के लिए घातक हो सकता है। जैसे कि बच्चों, आपने इस कहानी में पढ़ा था कि कहानी में लाख का स्थान कांच ने ले लिया। लाख जो है वो सुहाग का सम्मान का प्रतीक है, लेकिन कांच भी सुहाग सम्मान का प्रतीक होते हुए भी लेकिन वो घातक भी है। इस बात में ध्यान देने की बात है कि जहाँ जनार्दन जो लेखक हैं उनके मामा की लड़की जब फिसल कर फर्श पर गिरती है तो किस प्रकार से कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में घुस जाता है और घाव हो जाता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए लेखक किस प्रकार से मरहम पट्टी करता है। तो जो बात यहाँ दिखाई गई है उस बात से ये बात स्पष्ट होती है कि परिवर्तन तो ज़रूरी है, लेकिन परिवर्तन कभी भी किसी मूल व्यक्ति, किसी मूल वस्तु की उसकी मूल दशा को बदलने वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को आघात पहुँचे। अब बात करते हैं भाषा की बात। अब भाषा की बात में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है बच्चों कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कि बदलू जो है वो जिससे चिढ़ता था वो थी कांच की चूड़ियाँ, और बदलू स्वयं भी कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। यहाँ ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ में सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर हमें एकत्रित करना चाहिए और उनकी व्याख्या भी करनी चाहिए। बच्चों, इस बात को सीधे अर्थों में समझा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति देरी से आया है और हम उसे कहते हैं कि आप तो बहुत जल्दी आए, तो ये व्यंग है। और वो व्यक्ति यदि व्यंग समझता है तो निश्चित ही उसे शर्म आएगी। लेकिन यदि उस व्यक्ति को व्यंग समझ में ही नहीं आता है तो हमारा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ भी वही बात कही गई है कि बदलू काका जहाँ एक तरफ ये स्वीकार करता है कि लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया है, वहीं वो अपने शब्दों से ये भी अभिव्यक्त करता है कि कांच की चूड़ियों में नवीनता है, उसमें ऐसा नयापन है जो लोगों को आकर्षित करती है। और लाख की चूड़ियों में वही प्राचीनता है, वही सौम्यता है जो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती है। इसलिए दूसरी पंक्ति में उसकी पीड़ा है और पहली पंक्ति में उसकी पीड़ा नहीं है, एक व्यंग है। बदलू कहानी की दृष्टि से देखा जाए तो एक पात्र है, और भाषा की बात यदि करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के भेद हैं। आप सभी बच्चों ने संज्ञा पढ़ रखी है, तो ये संज्ञा के भेद हैं। अब ये ध्यान देने की बात है कि कहानी की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बदलू कहानी का मुख्य पात्र है, और यदि हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो ये एक व्यक्ति का नाम है। तो बच्चों, वैसे तो आपको संज्ञा जब भी व्याकरण का लेक्चर होगा तब पढ़ा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप इस बात पर जो एक पाठ के अंतर्गत दिया गया है तो संक्षिप्त रूप से समझिए कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे बदलू, जनार्दन, रमेश।
या हिमालय, गंगा और रामायण, ये सब नाम हैं। तो ये नाम है, इसलिए इनको हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक में। अब जैसे कि हमने कह दिया कि यहाँ बदलू है तो बदलू नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। यहाँ जनार्दन है तो ये भी नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। ऐसे ही रामायण है तो ये पुस्तक का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। गंगा है तो ये भी क्या है? नदी का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। इस तरह से व्यक्तिवाचक के अंदर व्यक्ति का नाम आता है। अब वहीं यदि हम जाति की बात करें तो वैसे तो कुछ लोग जाति के दो भेद कर देते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, लेकिन हमें यहाँ द्रव्यवाचक और समुदायवाचक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पैराग्राफ में दिया है अभी हम उतनी ही बात कर रहे हैं कि जातिवाचक क्या है। अब बदलू, जनार्दन जो ये व्यक्तियों के नाम हैं, यदि हम इस स्थान पर लिख दें आदमी या व्यक्ति या पुरुष, तो ये क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहा है, आदमी या पुरुष। वहीं रामायण की जगह यदि हम लिख दें पुस्तक, तो पुस्तक शब्द जो है वो किसी जाति की ओर संकेत कर रहा है। मतलब वहाँ नाम नहीं है पुस्तक का, वहाँ एक समूह का रूप में उसको दर्शाया गया है। तो जहाँ किसी जाति का मतलब है समूह का बोध हो, एक बड़े समुदाय का बोध हो, तो उसे जातिवाचक में रखा जाता है। अब वहीं गंगा है तो गंगा की जगह हम कर देते हैं नदी, तो आपकी ये हो गई जातिवाचक। तो इस तरह से जातिवाचक के अंदर किसी समुदाय का या समूह का बोध होता है। अब दूसरी बात है कि भाववाचक क्या है। तो भाववाचक का अर्थ है बच्चों किसी भावना को प्रकट करना, अर्थात किसी भाव, गुण, दशा को प्रकट करना भाववाचक है। अब जैसे शब्द है सुंदरता, तो सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे शब्द है बचपन, तो बचपन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे है बुढ़ापा, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ किसी भाव का बोध हो तो वो भाववाचक है, किसी समुदाय का बोध हो तो वो जातिवाचक है, और किसी व्यक्ति का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक है। लास्ट प्रश्न है कि गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाता है। कहानी में बदलू वक्त को बखत कहता है और उम्र को उमर कहता है। इस तरह अन्य शब्दों को खोजिए जिसके रूप में परिवर्तन हुआ है और अर्थ सहित लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्न जो है ये ऐसा है कि जो कहानी में आपको खुद को ढूंढना है। अब आप ऐसे शब्द ढूंढेंगे क्योंकि बदलू ने ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है, तो उन शब्दों को छांट कर कोई 4 शब्द आपको छांटने हैं और कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों आज दूसरा लेसन हमारा पूरा हुआ। अब इस दूसरे लेसन में कुल मिलाकर आपके 12 प्रश्न हैं। आपको 12 प्रश्न एक साथ नहीं करने हैं, इनको धीरे धीरे आप 3 दिन में यानी 4-4 प्रश्न करते हुए कॉपी में पूरा करें। और ये ध्यान रखें कि भाषागत प्रश्नों को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो साथ के साथ करने से हमारी व्याकरण मजबूत हो जाती है। क्योंकि व्याकरण उसी व्यक्ति की अच्छी होती है कि जो निरंतर अभ्यास करता रहता है। तो बच्चों आज के इस पाठ के साथ में आपके सारे प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अब आपके कोई अन्य प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभरते हैं तो उन्हें भी अपनी कॉपी के अंदर लिख कर रखें। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको प्रश्नों का उत्तर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।